नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। गया वो जमाना जब सीबीआई का भोकाल हुआ करता था। कोई फसाद होता, सड़क से लेकर संसद तक तो सीबीआई जांच की मांग होती। कहीं सीबीआई के छापे की खबर आती तो स्थानीय प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जाते। पर अब किसका जमाना है? अब जमाना ईडी का है, प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। वक्त वित्तीय अनियमितताओं और आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी का है जो अखबार के 13वें पन्ने से पहले पन्ने पर पहुंच चुकी है। आज बड़े से बड़ा नेता ईडी के छापे से डरता है। भारत की सबसे बड़ी अदालत में ईडी के अधिकारों की समीक्षा के लिए कुछ याचिकाएं लगी थी जिन पर महत्वपूर्ण फैसला आया है। आज इस फैसले के बहाने ईडी के इतिहास और वर्तमान पर बात करेंगे बड़ी खबर में। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। ये वीडियो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का है। आदिवासी बहुल ब्लॉक घसौर में एक गांव पड़ता है खैरी कला। सतपुड़ा के घने जंगलों से घिरे इस इलाके में बारिश का मौसम वाकई चौमासा होता है। 4 महीने बारिश, लेकिन शासकीय प्राथमिक स्कूल की छत सिर्फ 8 महीने साथ देती है। बारिश के मौसम में टपकने लगती है। अब बच्चे 4 महीने तो पढ़ाई से दूर रह नहीं सकते, इसलिए छाते में पढ़ाई करते हैं। हम सलाम ठोकते हैं मास्टर साहब को जो ऐसी हालत में भी पढ़ा रहे हैं और उन छात्रों को भी जो इस तरह पढ़ रहे हैं। जब वीडियो वायरल हुआ तो इंडिया टुडे से जुड़े संवाददाता पुनीत कपूर इस स्कूल में पहुंचे और वहां के प्रभारी प्रधान पाठक महेंद्र शर्मा ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। माध्यमिक शाला खैरी कला जर्जर स्थिति में हो गया है। वो थोड़ा सा उसमें छप्पर भी गिर गया और निश्चित बात है वहां से बरसात में जो है पानी टपकता है। इसका मरम्मत का प्रस्ताव हमने जिला शिक्षा केंद्र में भेज चुके हैं और जैसे ही पैसा आता है तत्काल उसकी मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा। तो सुना आपने, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर यानी बीआरसी दफ्तर को 2 महीने में 2 बार समस्या से अवगत कराया गया। फोटो भी संलग्न की गई पर कार्रवाई नहीं हुई। जब संवाददाता ने बीआरसी से संपर्क किया तो उन्होंने मान लिया कि मामला जानकारी में है, लेकिन जवाब वही, हमने प्रस्ताव आगे भेज दिया। इन अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि इनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं क्या वहां भी 4 महीने ऐसे ही छाता लगाना पड़ता है। मजे की बात यह है कि जब संवाददाता ने जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल से इस बारे में बात की तो उन्होंने क्या कहा, हमें तो आपसे ही घटना पता चली। अब बीआरसी दफ्तर से प्रस्ताव मंगाया जाएगा, फिर फंड सैंक्शन होगा, तब मरम्मत होगी। लेकिन डीईओ साहब कैमरे पर कुछ नहीं बोले। अब सोचने की बात है, बीआरसी प्रस्ताव भेज चुके हैं, डीईओ साहब को प्रस्ताव का इंतजार है, तो ये प्रस्ताव अटका कहाँ है? पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो नजर क्यों नहीं गई? झूठ कौन बोल रहा है, सत्य कौन बोल रहा है, और हर्जा किसका हो रहा है? और खैरी कला, वहाँ अब भी ग्रामीण जर्जर छत से चिंतित हैं क्योंकि एक बार पहले भी हादसा हो चुका है, पर उनके पास अपने बच्चों की पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। 90 बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। दर्शकों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि सिवनी सतपुड़ा का कोई दूरस्थ आदिवासी जिला नहीं है। आप सब ने रुडयार्ड किपलिंग के मोगली के बारे में सुना होगा। किपलिंग ने 125 साल पहले जंगल बुक लिखी थी। इसमें मोगली से जुड़ी कहानियां हैं। वो लड़का जो जंगल में भेड़ियों के साथ पला बढ़ा, ये मोगली सिवनी से ही था। किपलिंग की कहानियां भले फिक्शन की श्रेणी में आती हों, लेकिन माना जाता है कि किपलिंग ने ये कहानियां एक असल घटना से प्रेरित होकर लिखी थी। 1831 में सिवनी में वाकई एक ऐसा लड़का मिला था जिस पर सर विलियम हेनरी स्लीमैन ने एन अकाउंट ऑफ वुल्व्स नर्चरिंग चिल्ड्रन इन देयर डेंस लिखा था। मध्य प्रदेश सरकार हर साल मोगली बाल उत्सव का आयोजन भी कराती है। सिवनी में ही पेंच नेशनल पार्क है जिसके अंदर टाइगर रिजर्व है। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का दीदार करने हर साल पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं क्योंकि उन्होंने मोगली का नाम सुना है। तो सिवनी देश और दुनिया की नज़र में बराबर आता है, लेकिन सरकार की नज़र में न जाने क्यों नहीं आता। शिवराज सिंह चौहान ज़रूर चाहते होंगे कि खैरी कला के बच्चे भी उन्हें मामा कहें, तो उनसे इतना तो अपेक्षित है ही कि अपने भांजे भांजियों के स्कूल पर ऐसा छप्पर डाल दें जो बारिश में टपके नहीं। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी संसद से है। दोनों सदनों में मॉनसून सत्र हंगामे खेज बना हुआ है और निलंबित होने वाले सांसदों की सूची लंबी होती जा रही है। 25 जुलाई को कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसद निलंबित हुए थे। 26 जुलाई को टीआरएस, तृणमूल और डीएमके जैसी पार्टियों के
19 राज्यसभा सांसद निलंबित हुए थे और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह निलंबित हो गए। कुल संख्या हो गई 24। फर्क इतना कि लोकसभा से निलंबित हुए सांसद पूरे सत्र में बाहर रहेंगे और राज्यसभा से निलंबित सांसदों को सिर्फ इस हफ्ते की सजा मिली। संजय सिंह का कहना है कि वो गुजरात में नकली शराब की वजह से जो त्रासदी हुई उस पर चर्चा की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया, उल्टा निलंबित कर दिया। इस पर सरकार की तरफ से ध्यान दिलाया गया कि संजय सिंह नारेबाजी कर रहे थे और कागज फाड़कर चेयर की तरफ उछाल रहे थे। निलंबित राज्यसभा सांसदों ने आज से बारी बारी प्रदर्शन भी शुरू किया। सरकार की तरफ से राज्यसभा में संसदीय दल के नेता पीयूष गोयल कह चुके हैं निलंबन का फैसला भारी मन से लिया गया। आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह भी कह दिया कि निलंबन का फैसला वापस हो सकता है, बशर्ते सांसद माफी मांगे और आश्वासन दें कि सदन में तख्तियां नहीं लहराएंगे। जोशी ने यह भी कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना संक्रमण के चलते उपलब्ध नहीं थी, उन्होंने आज से काम शुरू कर दिया है। विपक्ष चाहे तो आज से ही महंगाई पर चर्चा शुरू कर दी जाएगी। दोनों सदनों की कार्रवाई की अगर आपको और बारीक जानकारी चाहिए तो हमारी खास पेशकश संसद में आज का एपिसोड जरूर देखा करें। दूसरी सुर्खी कर्नाटक से है। यहां 26 जुलाई की रात दक्षिण कन्नड़ा जिले में बीजेपी युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता प्रवीण नेट्टारू की हत्या कर दी गई। इसके बाद से पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ है। आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रवीण की हत्या की निंदा की और कहा कि आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। बावजूद इसके बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं हुई। आज जब सूबे के भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कतील और मुंबई के कैबिनेट मंत्री बी सुनील कुमार प्रवीण को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तब उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ताओं ने कतील की गाड़ी को घेर लिया और बुरी तरह से हिलाया। भाजपा विधायक एमपी रेणुकाचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि अगर सरकार ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो वो विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। ये सब देखते हुए कर्नाटक सरकार मामले में नियमित अपडेट जारी कर रही है। सूबे के गृह मंत्री अर्घा ज्ञानेंद्र ने कहा कि मामले में कर्नाटक पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस की एक टीम केरल भी रवाना की गई है, क्योंकि हमलावर जिस बाइक पर देखे गए थे वो केरल में पंजीकृत बताई गई। सरकार मामले की जांच एनआईए को सौंपने को भी तैयार है। इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। हाल ही में दक्षिण कन्नड़ा जिले में 19 वर्षीय मसूद की भी हत्या की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही कि क्या ये हत्या मसूद की हत्या का बदला लेने के लिए तो नहीं की गई। पुलिस ने इस केस में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि कथित तौर पर एक दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े हुए हैं। गौरतलब है कि प्रवीण ने 29 जून के रोज एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी, जिसमें उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या की निंदा की गई थी। पुलिस इस बात की जांच भी करेगी कि इस बिंदु का प्रवीण की हत्या से संबंध है या नहीं। तीसरी सुर्खी का संबंध है नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से चल रही पूछताछ से। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा से पूछताछ का यह तीसरा दिन था। आज 3 घंटे पूछताछ हुई। वैसे ईडी ने साफ किया कि कोई नया समन जारी नहीं किया गया है। पूछताछ के विरोध में आज भी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने प्रदर्शन किया और फिर वो हिरासत में लिए गए। पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट करके बताया कि उसके नेता किंग्सवे कैंप पुलिस थाने के डिटेंशन सेंटर में जीएसटी, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे इन सारे नेताओं को दोपहर 3:15 बजे के करीब रिहा भी कर दिया गया था। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कानून का मकसद किसी को निशाने पर लेने के लिए नहीं होना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन प्रदर्शनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सत्याग्रह नहीं, सत्य छिपाने की कोशिश है। अगली सुर्खी, इसका संबंध है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल से। इस कंपनी के दिन अच्छे नहीं चल रहे। एक जमाने में बीएसएनएल की सिम के लिए सिफारिश लगती थी, अब कोई लेना नहीं चाहता। एक वक्त इंटरनेट ब्रॉडबैंड के नाम पर लोगों ने बीएसएनएल ही सुना था, अब लोग धड़ाधड़ निजी कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। ये सब बदलने की मंशा से सरकार ने 1,64,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पैसे से सेवाओं में सुधार किया जाएगा, घाटे को कम किया जाएगा और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। पैसे के प्रबंध के लिए सरकार बॉन्ड जारी करने जा रही है। बीएसएनएल अब 4G सेवाएं भी शुरू करेगा। फिलहाल कंपनी 5G सेवाओं की रेस में नहीं है। आखिरी सुर्खी पश्चिम बंगाल से आए एक बयान से बनी है। अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कह दिया है कि कम से कम 38 तृणमूल विधायक उनके संपर्क में हैं और सूबे में कभी भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके जवाब में तृणमूल की तरफ से तंज किया गया कि चक्रवर्ती अभी अस्पताल से निकले हैं, ऐसे में लगता है कि उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। इन सबसे इतर तृणमूल
उस मोर्चे पर तो घिरी है जिसके चलते ममता बनर्जी के कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार किया गया। एसएससी स्कैम, ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। 1956 का साल था। देश में पंडित नेहरू की सरकार। जरूरत थी विदेशों में चल रहे एक्सचेंज में जो लोग लेन देन कर रहे थे उनकी जांच की जाए। सवाल थे कि क्या जो लेन देन हो रहे हैं सही दिशा में है, क्या कुछ गड़बड़ियां की जा रही थी। इस जांच के लिए जो जरूरी कानून था वो देश की आज़ादी के समय से ही मौजूद था। कानून का नाम फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। ऐसे में आर्थिक मामलों के विभाग ने एक यूनिट के प्रस्ताव पर काम शुरू किया। इस प्रस्ताव का नाम था एनफोर्समेंट यूनिट। एक साल बीता, 1957 आया। इस यूनिट की शुरुआत हो गई। ऑफिस दिल्ली में, करता धरता बस एक लीगल सर्विस ऑफिसर जो इस यूनिट का डायरेक्टर था। फिर लाया गया आरबीआई से एक अधिकारी को जो उस डायरेक्टर का असिस्टेंट बना। फिर आए 3 इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर और फिर उन 3 शहरों में भी ब्रांच खुली जहां मार्केट का कारोबार होता था। मतलब बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, तीनों जगह स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। नाम बदल गया, यूनिट की जगह लिखा गया डायरेक्टोरेट यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, शॉर्ट में कहें तो ईडी। गाड़ी यहीं से चल निकली। कई कालखंडों से गुजरती हुई आज देश की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक हो चुकी है ईडी। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में तैयार हुई एक संस्था आज उन्हीं के परिवार के लिए जी का जंजाल बन गई है क्या? आज नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से तीसरी बार ईडी ने पूछताछ की। ये 3 घंटे चली। सोनिया गांधी से पहले 2 बार 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की जा चुकी है। ईडी की एडिशनल डायरेक्टर मोनिका शर्मा की अगुवाई में अधिकारियों की टीम ने सोनिया गांधी से पूछताछ की थी, जिसमें उनसे 65 से 70 सवाल पूछे गए। माना जा रहा है कि एजेंसी ने बुधवार को उनसे 30-40 सवाल और पूछे, यानी कुल मिलाकर 11 घंटे पूछताछ। सोनिया गांधी के लिए राहत की बात यह रही कि उन्हें अगला कोई समन पूछताछ के लिए नहीं दिया गया। इसी मामले में राहुल गांधी से भी घंटों पूछताछ चल चुकी है। सोनिया गांधी से हेराल्ड अखबार के कामकाज, संचालन, विभिन्न पदाधिकारियों की भूमिका और हेराल्ड व यंग इंडियन में उनकी और राहुल गांधी की भूमिकाओं के बारे में सवाल किए गए। अब ये नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला क्या है, इस पर एक लल्लन टॉप शो हमने बीते दिनों किया था। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोटा माटी ये जान लीजिए कि कांग्रेस की तरफ से चलने वाले अखबार नेशनल हेराल्ड को दी जाने वाली वित्तीय मदद से जुड़ा और गड़बड़ी से जुड़ा मामला है। अब आगे की बात, चाहे राहुल गांधी से पूछताछ हो या फिर सोनिया गांधी से, कांग्रेस पार्टी के बाकी बड़े नेता सड़कों पर प्रदर्शन के जरिए सक्रिय दिख रहे हैं। कांग्रेस ने कहा सत्ता का दुरुपयोग है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुलाम नबी आजाद और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आज इसे ईडी का आतंक भी बता दिया। उसे सुन लीजिए, फिर ईडी पर सुप्रीम कोर्ट की बात पर आते हैं। देखिए, जो आप देख रहे हैं कि ईडी द्वारा जो तमाशा हो रहा है देश के अंदर, पहले राहुल गांधी जी को बुलाया और 5 दिन तक लगातार, ऐसा कभी होता नहीं है, किसी ने सुना भी नहीं होगा कि 5 दिन तक लगातार आप 50 घंटे आप पूछताछ कर रहे हैं। सोनिया जी को बुलाया है और आज तीसरी दिन है, तीसरी बार है, और पता नहीं वो कब तक बुलाए हैं। तो ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई, उसे भी सुनिए। तर्कों के खजाने को कुतर्कों के बहाने आप छिपाने की कोशिश करेंगे तो ये ठीक नहीं है। आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है, उसके बाद आप हंगामा, हुड़दंग, हाहाकार मचा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आप लोगों को जो भी संस्था, जो भी एजेंसी बातचीत कर रही है उससे बात करिए, उसको बताइए। अगर आप गुनाहगार नहीं हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, अगर आप गुनाहगार हैं तो जो कानून है अपना काम करेगा। इसमें कोई हाहाकार, हंगामा, हुड़दंग करने से तो फायदा होगा नहीं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से इतर ईडी को लेकर एक बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। ईडी की शक्तियों को लेकर लंबे समय से ये बात हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा विवाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए को लेकर था, जो ईडी को संपत्ति जब्त करने, गिरफ्तार करने, छापा मारने और कुर्की करने जैसे ताकतवर अधिकार देता है। अब जरा इस कानून के इतिहास और अस्तित्व को समझ लीजिए, फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग और फैसले पर आते हैं। 1960 का साल था। ईडी का प्रशासनिक नियंत्रण तब तक वित्त मंत्रालय के पास था। इसे बदलकर नियंत्रण राजस्व मंत्रालय यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दिया गया, जिसकी मौजूदा मंत्री निर्मला सीतारामन है।
समय के साथ ईडी में परिवर्तन हुए। अब तक ईडी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा 1947 के तहत काम करता था। इसकी जगह फेरा 1973 ने ली। साल 1973 से साल 1977 तक ईडी पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का प्रशासनिक नियंत्रण भी रहा। सब कुछ धीमे धीमे कुछ वर्षों तक चला, जब तक नहीं आया साल 1999। इस साल फेरा 1973 की जगह नया कानून आया, जिसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा के नाम से जाना गया। 1 जून सन 2000 से यह प्रभाव में आया, जो कि एक सिविल लॉ था जिसने ईडी को और ताकत दे दी। फिर आता है साल 2002। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। पीएमएलए अधिनियम संसद में पेश किया गया। 2004 में सरकार बदली, यूपीए का पहला शासनकाल आया। तब वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम। साल 2005 में यूपीए सरकार ने अटल सरकार के समय बने कानून को 1 जुलाई से लागू कर दिया। इसके बाद जब विदेशों में शरण लेने वाले आर्थिक मामलों के अपराधियों की संख्या बढ़ी, तो साल 2018 में सरकार ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम यानी FEOA पास कर दिया और ये जिम्मेदारी भी ईडी के पास आ गई। ईडी के पास अब तक काफ़ी ताकत आ चुकी थी। ईडी आज की तारीख में खास तौर पर फेमा और पीएमएलए कानूनों के तहत काम करता है। फेमा एक सिविल लॉ है। इस कानून को क्वासी जुडिशियल पावर्स यानी अर्ध न्यायिक शक्तियां होती हैं, जो इस कानून को एक्सचेंज कंट्रोल कानूनों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने और दोषियों पर पेनल्टी लगाने में सक्षम बनाती है। जबकि पीएमएलए एक क्रिमिनल लॉ है, जिसके तहत अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की संपत्तियों की जांच करने, उनसे पूछताछ करने, दोषी पाए जाने पर संपत्ति जब्त करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने के अधिकार मिले हुए हैं। पीएमएलए के सेक्शन 4 के तहत दंडनीय अपराधों के मामले स्पेशल कोर्ट्स में सुने जाते हैं। केंद्र सरकार ने 1 से ज़्यादा ऐसी कोर्ट बनाई हैं जिसे पीएमएलए कोर्ट कहा जाता है। खास बात यह है कि पीएमएलए कोर्ट के किसी ऑर्डर के खिलाफ उस न्यायिक क्षेत्र के हाईकोर्ट में ही अपील की जा सकती है। हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने ईडी पर लिखे लेख में बताया कि साल 2009 और 2013 में पीएमएलए कानून में कुछ संशोधन भी हुए, जिनसे इसका दायरा बढ़ा। साथ ही इसने ईडी को सीबीआई से भी ज़्यादा शक्तियां दे दी। टाडा और पोटा जैसे कानूनों के खत्म होने के बाद पीएमएलए भारत का अकेला ऐसा कानून है जिसमें जांच करने वाले ऑफिसर को दिया गया बयान कोर्ट में बतौर सबूत मान्य है। इसके अलावा साल 2017 में पीएमएलए में ये प्रोविजन भी था कि किसी आरोपी को सिर्फ तब जमानत दी जा सकती है जब कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो कि आरोपी वास्तव में दोषी नहीं है। इस लिहाज से भी पीएमएलए एक बेहद सख्त कानून है, क्योंकि ज़्यादातर आरोपियों को लंबे वक्त तक जमानत ही नहीं मिल पाती। एक बार नप गए तो लंबे टाइम के लिए निकल गए। यहां से साफ है कि पीएमएलए कानून इतना ताकतवर है कि ये ईडी को भ्रष्टाचार के आरोपी, पैसों का हेरफेर करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। घर छापा मारने और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का भी अधिकार है। यहां तक कि करप्शन के आरोपी को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत भी नहीं होती। दोषी पाए जाने पर आरोपी को 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही अगर इसमें नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 जुड़े अपराध भी शामिल हो जाते हैं तो जुर्माने के साथ 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। हमने कानून का इतिहास बताया। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इसी पीएमएलए एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में 242 लोगों ने चुनौती दी थी। सारी याचिकाओं को क्लब कर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। आज फैसले का दिन था। याचिकाओं के समर्थन में सीनियर वकील कपिल सिब्बल, सिद्धार्थ लूथरा, अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी, महेश जेठमलानी, ये सब वकील पेश हुए। और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू, पैनल काउंसिल कनु अग्रवाल पेश हुए। याचिकाकर्ताओं ने तलाशी, जब्ती और कुर्की के लिए ईडी को दी गई व्यापक शक्तियों सहित कानून के अलग अलग पहलुओं पर सवाल उठाया था। याचिकाओं में कहा गया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी को इस कानून के तहत छापेमारी, जब्ती और गिरफ्तारी के लिए मनमानी ताकत दी गई है, जिसके चलते एक निर्दोष को अपनी बेगुनाही साबित कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस पर केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अपराध है, चाहे वह किसी भी समय पर विधेय अपराध को अनुसूची में शामिल किया गया हो। इस केस को विजय मंडल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ ने फिर फैसला सुनाया। फैसला उतने ही पेजों में आया जितने देश में लोकसभा के सांसद होते हैं, यानी 545 पन्ने। पूरे पन्ने पढ़ना तो संभव नहीं, लेकिन फैसले की मुख्य बात आपको जरूर बता देते हैं। कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी पीएमएलए एक्ट की संवैधानिक वैधता को जायज करार दिया। इसके साथ ईडी द्वारा छापेमारी, पूछताछ और गिरफ्तारी के अधिकार को वैध करार दिया। कोर्ट ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जमानत को लेकर जो कठोर शर्तें रखी गई हैं वे कानून हैं, इसमें कुछ भी मनमाना नहीं है।
कोर्ट ने पीएमएलए कानून की धारा 3 मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा, धारा 5 संपत्ति को जब्त करना, धारा 8(4) कुर्क की गई संपत्ति पर कब्जा, धारा 17 छापा और जब्ती की कार्रवाई, धारा 18 व्यक्ति की जांच, धारा 19 गिरफ्तार करने का अधिकार, धारा 44 विशेष कोर्ट में ट्रायल चलना और धारा 45 संज्ञेय और गैर जमानती अपराध समेत सभी धाराओं को वैध ठहराया। यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत ईडी को अपनी केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक आंतरिक दस्तावेज होता है और इसे एफआईआर जैसा नहीं करार दिया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि आरोपी को ईसीआईआर यानी केस रिपोर्ट देना जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी के समय सिर्फ कारण बताना पर्याप्त होगा। ईडी मैनुअल भी प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आंतरिक दस्तावेज होता है। पीएमएलए कानून में कुछ संशोधन मोदी सरकार के दौरान साल 2018 में हुए थे। उस पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, बल्कि 2018 में किए गए संशोधन पर विचार के लिए 7 जजों की संविधान पीठ को बनाने का फैसला दिया, इसको भेज दिया गया है। कुल मिलाकर कहें तो कोर्ट से भी विपक्ष के नेताओं की उम्मीदों को झटका लगा है। सुनिए इस पर भारत सरकार के केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा। See, when the Honorable Supreme Court has passed an order or a judgment, that validates the stand of the government or the provisions of the Act. So that itself is something that I should not be making any comment on that, because everything is clear now. PMLA का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये तो सरकार का जो स्टैंड हो या एक्ट का जो प्रोविजन है उसको वैलिडेट किया है, तो वो तो हम लोग को ये कहना होगा कि जो कोर्ट ने कहा है अच्छा निर्णय दिया है। सरकार ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, सरकार के नाते वो करेगी भी, लेकिन एक सबसे बड़ा पहलू राजनीतिक इस्तेमाल का है, जिसे लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा मुखर रहता है। वजह यह कि चाहे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी या कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम, भूपिंदर सिंह हुड्डा, एनसीपी नेता अनिल देशमुख, नवाब मलिक, शिवसेना के संजय राउत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, इन नेताओं की कतार लंबी है जो फिलवक्त ईडी के रडार पर हैं। आरोप लगते हैं कि चुनाव के वक्त ईडी विशेष रूप से सक्रिय नजर आती है। अब सवाल है कैसे ईडी कोई केस कैसे अपने हाथ में लेती है। जवाब यह है कि जब किसी पुलिस थाने में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की कमाई गलत तरीके से कमाने का मामला दर्ज होता है तो यह सूचना पुलिस ईडी को फॉरवर्ड करती है। दूसरा तरीका यह कि अगर ऐसा कोई मामला ईडी के संज्ञान में आए तो वो खुद थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी मांग सकता है। इसके बाद ईडी देखता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं। आलम यह कि 90 के दशक तक जिस ईडी का खौफ सिर्फ उद्योगपतियों तक सीमित था, अब नेताओं तक पसर चुका है, खासकर उन नेताओं में जो विपक्ष में है। यह अक्सर कहा जाता है कि ईडी समेत अधिकांश सरकारी एजेंसियों का सरकारें अपने हिसाब से इस्तेमाल करती हैं। हालिया उदाहरण आपने देखे, यूपीए की सरकार के दौरान मधु कोड़ा केस, जगनमोहन रेड्डी का मामला हो या बाबा रामदेव पर केस, उदाहरण कई मिल जाएंगे। लेकिन आरोप साबित करने के मामले में ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लोकसभा में जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने पिछले 10 सालों में प्रवर्तन निदेशालय के अधीन दर्ज मामलों का ब्यौरा मांगा था। 26 जुलाई यानी कल ही लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में साझा किया ये ब्यौरा। राज्यसभा में भी इस सवाल का जवाब दिया गया। जवाब में बताया गया कि ईडी ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक मनी लॉन्ड्रिंग के 1180 और विदेशी मुद्रा उल्लंघन के 5313 मामले दर्ज किए। 10 साल की बात करें तो 2012-13 से 2021-22 के वित्तीय वर्ष के बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत कुल 3985 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत 24,893 आपराधिक शिकायतें दर्ज की। संसद के माध्यम से जानकारी मिली कि कानून बनने के बाद से पीएमएलए के तहत कुल 5422 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 65.66% मामले पिछले 8 वर्ष में यानी नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान दर्ज हुए। अगर पूर्ववर्ती कांग्रेस और मौजूदा बीजेपी सरकार की पीएमएलए पर तुलना करें तो आंकड़े दिलचस्प हैं। एक कालखंड 2004 से 2014 के 10 साल का और एक 2014 से 2022 के 8 साल का। कांग्रेस सरकार में पीएमएलए के तहत 112 रेड हुई, मोदी सरकार में 3010 रेड ईडी ने कंडक्ट की, मतलब 2688% ज्यादा। कांग्रेस सरकार में 5346 करोड़ की कुर्की हुई, जबकि मोदी सरकार में 99,356 करोड़ रुपए की कुर्की हुई, मतलब यहां भी 1859% का इजाफा। कांग्रेस सरकार में ईडी ने इस कानून के तहत किसी की भी संपत्ति जब्त नहीं की, जबकि बीजेपी सरकार में 869 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। कांग्रेस सरकार में कोई भी आरोपी दोषी साबित नहीं हुआ, जबकि बीजेपी सरकार में 23 आरोपी दोषी साबित हुए।
पर गौर करने वाली बात यह है कि मुकदमों की संख्या और दोषियों की संख्या में भी बड़ा अंतर है। कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है। इन सब पर इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए ईडी के एक ऑफिसर ने कहा था कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं की वो बयान सुनिए जब वो सरकार पर एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। पहले सरकार सीबीआई, आईटी और ईडी को अपने विपक्षियों के खिलाफ इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब ये क्रम बदल गया है। ईडी, सीबीआई और आईटी हो गया है। इस बयान की माने तो पिछली सरकारों में ईडी का इस्तेमाल सबसे बाद में होता था, अब सबसे पहले ईडी का हथियार इस्तेमाल में लाया जाता है। ये सब विद्वानों की बातें हैं, सारे तथ्य आपके सामने हैं, अब आप राय खुद बना लीजिए। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।